जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं कैफ 6। ओके, अच्छा ये ना कल जो थोड़ा सा डिम नज़र आ रहा होगा, वैसे आप अपने रजिस्टर के ऊपर देख लें। ये जो कल मैं आपको एग्जांपल करवा रहा था वो मैं पिक्चर खींच के ना इधर लिखती है। अच्छा भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी कल कितनी थी? 6 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख। कैपिटल गेन 0, अदर सोर्स 0। टोटल इनकम 15 लाख। भाई जिनके लेक्चर रह गए हैं अगले वाले आने वाले दिनों में उनको लेक्चर आगे नजर आ रहे हैं, जल्द से जल्द कवर करें। ज़कात 10,000, ज़कात में से माइनस की थी, टैक्सेबल इनकम निकल आई थी। टैक्सेबल इनकम तक जितनी चीजें हैं उन्हें कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला टैक्स हमने जाके टेबल 1 में निकाला था, और टेबल 1 में जाके जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया था तो ये हमारा टैक्स बना था नॉर्मल इनकम्स के ऊपर। लेकिन आपको पता है इसके अलावा हम एक और इनकम कमा रहे हैं, डेट इज डिविडेंड इनकम, जिसका अलग रेट है 15%। तो डिविडेंड पे हमने अलग से टैक्स लगाया था, एड टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम इनकम। अब डिविडेंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सुनना शुरू करो। दिस इनकम, ये जो डिविडेंड इनकम है, दिस इनकम, पहला पॉइंट पढ़ो, दिस इनकम शेल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। इस 3 लाख को आपने किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं लाना, पहली बात। दूसरी बात, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड। 3 लाख आपकी जो है लेजर, 3 लाख आपकी जो है वो डिविडेंड इनकम है। अब आप कहते हो यार मैंने 3 लाख की डिविडेंड इनकम कमाई, तो 3 लाख की डिविडेंड इनकम कमाने के लिए मैंने कोई खर्चे किए। भाई अब वो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। 3 लाख की डिविडेंड इनकम में से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, नो रिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड। आगे आप अपने समझने के लिख सकते हो, इन अर्निंग डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम अर्न करते हुए आपको खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात। देखो, इस 3 लाख में से ज़कात माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, सैलरी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है, अदर सोर्स है, उनको जमा करें, वहां से ज़कात माइनस कर लें। ये लॉसेस के चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे, इसको छोड़ें, कोई लॉस वगैरह माइनस करने की जाती है। द टैक्स डिडक्टेड। अच्छा इधर बताओ, इसने डिविडेंड इनकम कमाई कितनी? आप वो काम करो जो मैंने कहा था, इसने डिविडेंड इनकम कमाई कितनी? 3 लाख। इस डिविडेंड इनकम पे 1 लाख पे अगर 15,000 बनता है तो 3 लाख पे 45,000 बनेगा। इस डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स है ये माफ नहीं हो सकता, इस पे कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। आने वाले दिनों में ना हम इस वाले टैक्स में से डिस्काउंट वगैरह दे देंगे। देखो इधर वाला, ये वाला टैक्स 1,13,500, इसमें से डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन इसमें कोई डिस्काउंट या छूट नहीं मिल सकती। ये 45,000 फिक्स अमाउंट है। द टैक्स डिडक्टेड शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। क्लियर? और आखिरी बात, पॉइंट ई, सेकंड लास्ट। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये वाला 1,13,500, तो इसमें कुछ ऐसे कहानी बनेगी कि ये आप जाकर जमा करवाएंगे हुकूमत को खुद, एफबीआर के दफ्तर आप जाएंगे या किसी बैंक में जाएंगे और जाके जमा करा देंगे। लेकिन ये वाला 45,000 क्या आपको जमा करवाना पड़ेगा, या जिस कंपनी ने आपको डिविडेंड 3 लाख देना था वो 3 लाख में से 45,000 काट के आपको 255 ही देगी? यस, वो कंपनी ही आपको डिविडेंड पे टैक्स काट के दे देगी। तो ये वाले टैक्स के लिए मेरे ख्याल से आपको जाने की जरूरत नहीं है कि खुद हुकूमत के खजाने में जमा कराएं। पॉइंट ई, द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी डिस्चार्ज्ड। आपकी लायबिलिटी नहीं है टैक्स जमा कराने की, इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। अगर टैक्स काट लिया गया है तो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं है टैक्स जमा कराने की। इस पे टैक्स ऑब्वियसली 45,000 टैक्स काट के आपको जो है वो डिविडेंड मिला होगा। जब आप लेने गए होंगे 3 लाख नहीं मिला होगा, 3 लाख के साथ हमने लिखा होता अर्न किया है, मिला तो 3 लाख से कम होगा। तो लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन यानी जमा कराने की जिम्मेदारी एफबीआर जाके शेल बी डिस्चार्ज, ये खत्म हो जाएगी लायबिलिटी, अगर उसका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। अगर नहीं कटा तो फिर उसे जमा कराना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में कट जाता है, कंपनीज बड़ी अक्लमंद होती हैं, टैक्स काट के देती हैं। अच्छा यार, ये अगली बात ना, ये आपको समझ अभी शायद इतनी ना आए, क्योंकि एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर 15,
पॉइंट एफ के साथ लिख लो चैप्टर 15। तो चैप्टर 15 जब हम पढ़ेंगे ना फिर देखेंगे वो क्या कॉन्सेप्ट है। द पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। आपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी होगी। रिटर्न ऑफ इनकम पता है क्या होती है? लिख लो डिटेल ऑफ इनकम। आपके ऊपर बाइंडिंग है कि अपनी डिटेल ऑफ इनकम जमा करवाएं। हुकूमत को एक सफे पे लिख के बता दें कि मैंने 3 लाख डिविडेंड कमाया है। तो चैप्टर 15 बहरहाल लिख लो इधर। रिटर्न ऑफ इनकम आपने लफ्ज सुना होगा वैसे खबरों में, आगे पीछे अखबार में, आमदन के गोशवारे, रिटर्न जमा करवाएं लोग, रिटर्न जमा कराने की तारीख गुजर रही है, शायद कभी जिंदगी में सुना हो। आमदन के गोशवारे, रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम वो सफा होता है जिसपे हम हुकूमत को अपनी टैक्स की डिटेल देते हैं। तो कहते हैं आप टैक्स की डिटेल जब दे रहे होंगे हमें बताएंगे कि मैंने डिविडेंड इनकम कमाई है। ओके, ये डब्बे में बात दी हुई है, लॉ में तो नहीं है वैसे समझ। द टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड इज कॉमनली नोन एज नॉन एडजस्टेबल टैक्स। ये जो डिविडेंड पे टैक्स कटा है ना 45,000, इसको नॉर्मली कहते हैं नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल का मतलब है इसमें से कोई चीज एडजस्ट नहीं हो सकेगी, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी। तो ऐसे ही एक लफ्ज जरा अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो अगर याद रह जाए कि टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड इज आमतौर पे नोन एज नॉन एडजस्टेबल टैक्स। इसमें से कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। क्लियर? चलो जी, अब मुझे भाई इसकी खासियत बताओ जुबानी जुबानी। दिस इनकम शेल नॉट फॉल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, यहां कहीं फॉल नहीं करेगी। दूसरी बात, नो एक्सपेंसेस विल बी अलाउड फ्रॉम दिस 3 लाख। तीसरी बात, इसमें से ज़कात या लॉसेस वगैरह 3 लाख में से कोई माइनस नहीं हो सकते। चौथी बात, ये टैक्स में से कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। पांचवी बात, आपने जो टैक्स डिडक्ट हो गया आपका, ये अब आपको जाके जमा कराने की जरूरत नहीं है, ये हुकूमत के खजाने में ऑलरेडी पहुंच चुका है। और छठी बात, आपने 3 लाख कमाया है, आप एक सफ़े पे लिख के हुकूमत को बताएंगे। वो सफ़ा इंशाल्लाह हम देखेंगे चैप्टर 15 में। उस सफ़े का नाम याद कर लो, रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा जी, ये तो था सेक्शन 5। अब आएंगे सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 क्या है इसको जरा देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर चिंग चोंग came to Pakistan, Honda Pakistan. Mr. Ching Chong came to Honda Pakistan during टैक्स ईयर 2017। टैक्स ईयर 2017 में एक चाइनी बंदा पाकिस्तान में आया फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज। कौन सी सर्विस देने के लिए? फॉर 2 months, 2 महीने के लिए एक बंदा पाकिस्तान में आया। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं सेक्शन 6 में आपको पढ़ाने लगा हूं, तो इसको जरा एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं। चिंग चोंग पाकिस्तान आया टेक्निकल सर्विस देने के लिए और होंडा वालों को कहा कि मैं आपको मशीन को अच्छे तरीके से चलाना सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे कोई मशीन थी, उसको चलाना था। द फीस चार्ज बाय हिम वाज 2 million, और 2 million ये होता है, फीस चार्ज बाय हिम वाज 2 million। तो फीस उसने जो चार्ज की वो 2 million चार्ज की। 2 million का मतलब होता है, बोलो बोलो, 20 लाख, बिल्कुल। तो 20 लाख रुपया उसने फीस चार्ज की। अच्छा, ही इनकट फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू अर्न इनकम। वो चाइना से आया होगा, एयर टिकट ली होगी 2 लाख रुपए की, इधर रिहाइश का खर्चा बेचारे का हुआ होगा लाख रुपए का। ये होंडा की तरफ से नहीं है, ये वो अपनी जेब से कर रहा है। फूड कीड़े मकोड़े कोई खाए होंगे चाइनीज ने, ये 15,000 रुपए के पीसी होटल में मिल जाते हैं पाकिस्तान में भी। तो ये सारे इसके खर्चे हुए हैं। कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी पेड टू हिम बाय होंडा। कहते हैं ये बताओ कि होंडा वाले उसको नेट अमाउंट कितनी पे करें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि उस चाइनीज बंदे की जेब में इनफ्लो कितना हुआ होगा? 2 million। और उस चाइनीज इनफ्लो मतलब उसकी जेब में पैसे आए होंगे, और उसकी जेब से पैसे गए कौन से होंगे? 2 लाख जमा 1 लाख जमा 15,000। ठीक है। अच्छा, इसका रेट भी ना 15% है। टेक्निकल सर्विस, अब डिविडेंड इनकम की बात नहीं कर रहा मैं, अब एक नई इनकम की बात कर रहा हूं जिसका नाम है टेक्निकल सर्विस।
टेक्निकल सर्विस को बाहर का बंदा पाकिस्तान में आके दे देना तो वो खर्चे भी करते हैं और वो इनकम्स भी कमाते हैं। अब कॉन्सेप्ट भाई मेरे पीछे ये है इस बात के कि इस चाइनीज बंदे की जेब में आएगा 20 लाख और इस 20 लाख को कमाने के लिए ये देगा 3,15,000। इसकी जेब में आएगा 20 लाख और इस 20 लाख को कमाने के लिए ये पे करेगा 3,15,000। क्लियर? अब सवाल ये है कि जिस तरह डिविडेंड इनकम कमाने के लिए आपने रिक्शे पे बैठ के गए थे और खर्चा किया था, इसी तरह ये वाली इनकम कमाने के लिए बड़ा वाला रिक्शा हवाई जहाज करा के आप पाकिस्तान आए थे और रहने खाने पीने का खर्चा इनकर किया था। तो इधर भी वही कॉन्सेप्ट है जो डिविडेंड में है कि इधर भी खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। डिविडेंड में तो मैंने खर्चे आपको दिए ही नहीं थे, इसमें खर्चे सवाल में तो गिवन है लेकिन ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। अभी हम क्या पढ़ के आए थे? नो डिडक्शंस शैल बी अलाउड, कोई भी खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब नीचे आंसर मत पढ़ो, अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर ना जो बाहर के मुल्क से लोग आते हैं टेक्निकल सर्विस कमाते हैं, ये भी फाइनल टैक्स की एक इनकम है। ठीक है, कल हमने एक थोड़ी सी डिस्कशन की थी फाइनल टैक्स रिजीम। इसमें एक थी डिविडेंड इनकम और दूसरी मैं अभी आपको ऐड करवा देता हूं फर्दर। दूसरी इसमें कौन सी है? दूसरी है इसमें टेक्निकल सर्विस इनकम। टेक्निकल सर्विस इनकम क्या मतलब? यानी कि टेक्निकली चीजों को कैसे दें, अर्न्ड बाय, जो कमाई है पाकिस्तान में आके किसने? नॉन रेजिडेंट ने। तो यार ये बता दिया करो, टेक्निकल सर्विस इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आके टेक्निकल सर्विस इनकम कमाएगा तो ये भी फाइनल टैक्स इनकम है। क्लियर? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता देता हूं ये कहां लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, अब इधर भी असूल यही है कि बेचारे की जेब में 2 मिलियन आना था पाकिस्तान की कंपनी की वजह से। 2 मिलियन कमाने के लिए उसने 3,15,000 रुपए के खर्चे किए हैं। अब जो 3,15,000 रुपए के खर्चे किए हैं, 2 मिलियन में से 3,15,000 माइनस करके जो अमाउंट बची उस पर ये टैक्स देगा या 2 मिलियन पे टैक्स लगेगा? 2 मिलियन पे टैक्स लगेगा। अब असल में होता यह है कि ये नॉन रेजिडेंट से ना अक्सर आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, काबू में नहीं आते, तो इसलिए हुकूमत ने रूल बनाया हुआ है इनको भी टैक्स विद होल्ड करके या डिडक्ट करके पैसे दो। अब थोड़ा सा कहानी जहन में लाओ। चाइनीज बंदा पाकिस्तान होंडा में आया, उसने होंडा से कहा कि मेरे कुछ खर्चे हुए हैं आने जाने के, रहने के। होंडा ने कहा चुप, तेरे खर्चे तेरा मामला, बस छोड़, हमें क्या है तेरे खर्चों से। ये बात खत्म हो गई। उसने कहा अच्छा चलो यार छोड़ो, मुझे दो फिर 20 लाख रुपया जो मेरे काम का है, वो मुझे 20 लाख रुपया दो। तो होंडा ने कहा यार 20 लाख तो तुझे नहीं हम दे सकते, तू नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान सोर्स इनकम कमा रहा है। आपको पता है नॉन रेजिडेंट हाशिम मामला भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आया था तो टैक्स जमा कराएगा जो पाकिस्तान वाला मैच है उसका। तो नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान वाली इनकम कमा रहा है तो टैक्स दे। जब उससे टैक्स मांगा जाएगा तो टैक्स उसका बनेगा 20, जरा लगाओ इस पे 15%। सोल्यूशन ना देखो, इस पे जरा 15% लगाओ, क्या जवाब आ रहा है? 3 लाख। 3 लाख रुपया इसका टैक्स बनता है। तो ये इससे जब 20 लाख रुपया इसको दिया जाएगा, जैसे ही इसको 20 लाख रुपया दिया जाएगा तो 20 लाख हम निकालेंगे, उसके सामने उसे शो करेंगे ये तेरा 20 लाख है, लेकिन उसमें से फर्ज करो 20 लाख की 20 थद्दियां, लाख लाख की एक थद्दी। थद्दी पता है क्या होती है? नोटों का एक पैकेट जिसके गिर्द वो क्या कहते हो? अच्छा, तो वो लाख लाख के 20 पैकेट थे, तो उसमें से हमने 3 पैकेट निकाल लेंगे, उसे कहेंगे तुम्हें 17 लाख देते हैं, बाकी 17 लाख तुम्हें देके 3 लाख पाकिस्तान के खजाने में हम तुम्हारे बिहाफ पे जमा करवा देंगे। मुझे बताओ, कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी पेड टू हिम बाय होंडा। होंडा उसे कितने पैसे देगा? 2 मिलियन उसकी ग्रॉस रिसीट है, उसमें से टैक्स काटेगा 3 लाख, उसे पे कितने करेगा? 17 लाख। अच्छा, ऐसे तो नहीं किया हमने, इधर देखो, हमने 2 मिलियन पे रेट लगाने हैं
या 2 मिलियन माइनस 3,15,000। 3,15,000 क्या है? 3,15,000 ये जो 3 खर्चे थे इनका टोटल था। 2 मिलियन माइनस 3,15,000 पे रेट लगाना है या डायरेक्ट 2 मिलियन पे रेट लगाना है? बोलो, डायरेक्ट 2 मिलियन पे रेट लगाना है। अच्छा, ये जो 2 मिलियन है इसकी भी वही खासियत है जो हमने थोड़ी देर पहले नीचे पढ़ के आए हैं। इस 2 मिलियन की भी वही खासियत है। ये 2 मिलियन किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। इस 2 मिलियन में से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये 3,15,000, इस 2 मिलियन में से कोई ज़कात माइनस कर, चिंग चोंग ने ज़कात कहाँ देनी है? अच्छा, इस 2 मिलियन में ज़कात माइनस करने की इजाजत नहीं है, कोई लॉसेस। ये जो 3 लाख इसका टैक्स कट गया, ये फाइनल टैक्स होगा, ये टैक्स इसका फाइनल बन जाएगा। इस टैक्स में और कोई डिस्कशन अब नहीं है। और आखिरी बात ये कि इसका जो टैक्स है इसने जाके जमा नहीं कराना, ये लायबल नहीं है। इसका जो टैक्स कट गया ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में जमा हो गया और ये एक सफ़ा बना के जाएगा, एफबीआर को जाते हुए दे के जाएगा। अगर अच्छा बच्चा हुआ तो सफ़े में दे के जाना चाहिए इसे, सफ़ा बना के, जिसका नाम होगा रिटर्न ऑफ इनकम, जिसमें कहेगा 2 मिलियन मेरा इनकम थी, उस पर 3 लाख टैक्स बनता था, लेकिन मैंने जमा इसलिए नहीं कराया कि ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है। तो ये जो नीचे वाले असूल थे ना, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज्ड अंडर 5 एंड 6, 5 डिविडेंड वाला था और 6 अभी हम पढ़ने लगे हैं, तो इसके लिए भी यही वाला रूल एप्लीकेबल है कि ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिराना, ये भी एक फाइनल टैक्स रिजीम है। अब इधर देखो, अब मैंने कहा आपको नोट करने की जरूरत नहीं, हमारी किताब में ये डब्बा बना हुआ है, नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल का मुश्किल नाम प्रिजम्पटिव। फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड इनकम और टेक्निकल सर्विस अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट। टेक्निकल सर्विस अर्न्ड बाय, डिविडेंड में कोई शर्त नहीं है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, बस इधर टेक्निकल सर्विस अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट। किसी के जहनों में ये ना आ रहा हो टेक्निकल सर्विस अगर रेजिडेंट कमाएगा तो क्या होगा? भाई सब्र कर जाएं, सिलेबस चल रहे हैं इंशाल्लाह, इससे ऐसा चीजें आएंगी। जो डिस्कशन जहां जितनी हो रही हो वो काफी है, मैं खुद बताऊंगा जो चीज आपके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, इन दोनों के लिए रेट क्या है मेरे भाई? 15%। अलग रेट है इसलिए इनको कौन सी इनकम कहा गया है? फाइनल टैक्स इनकम। वी आर वेरी लकी यार, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 फाइनल इनकम्स हैं, एक डिविडेंड और एक फी फॉर टेक्निकल सर्विस अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट। डिविडेंड का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 5। इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 6। लेकिन इन दोनों को डील कैसे करना है वो बताया गया सेक्शन 8 में। डिविडेंड का सेक्शन 5 है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस का सेक्शन 6 है, इन दोनों को डील कैसे करना है वो बताया गया सेक्शन 8 में। थोड़ा थोड़ा 5 और 6 में भी बताया गया वैसे, लेकिन डिटेल सेक्शन 8 में है। चलें जी, सेक्शन 6 पढ़ते हैं। A tax shall be imposed at the rate of 15% on every non-resident person. Non-resident person कौन सा? Who receives any Pakistan source fee for technical service. ये कहाँ आके टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं? पाकिस्तान में, तो इसलिए पाकिस्तान सोर्स इनकम कहा जाएगा इसको। A tax shall be imposed at the rate of 15% on every non-resident person. The rate of tax shall be applied on the gross amount of technical service. इसका क्या मतलब है? 2 मिलियन पे रेट लगेगा, खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं। नेक्स्ट, अच्छा अगली बात पढ़ो, पॉइंट 3 का बी, 3 का ए फिर मैं पढ़ाता हूं। However, टैक्स इम्पोज्ड, हाउएवर टैक्स विल नॉट बी इम्पोज्ड, टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि लिखो टैक्स विल, हाउएवर टैक्स, यहां पे टैक्स के साथ लिखो टैक्स एट 15%। हाउएवर टैक्स एट 15% विल नॉट बी इम्पोज्ड, 15% पे टैक्स नहीं लगेगा ऑन
ऑन बी पॉइंट पहले पढ़ो, ऑन फी फॉर टेक्निकल सर्विस दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो कई दफा ऐसे होता है कि बाहर के मुल्क से हुकूमत को बंदे बुलवाती है, या बाहर के मुल्क से को बंदे आते हैं पाकिस्तान में 2-4 महीने के लिए काम करने, तो हुकूमत खुद मुंह से कह देती है कि यार आप लोग थोड़े से अरसे के लिए आए हो, तो आप जो भी इनकम कमाओगे ना आपकी माफ है यार, 20 लाख हुआ तो 20 लाख पूरा ही ले जाना, 3 लाख माइनस करके 17 लाख आपको नहीं देंगे, 20 लाख पूरा ही दे देंगे। तो अगर हुकूमत कभी कुछ लोगों को रिलैक्स कर दे तो ये एक्सेप्शन होती है, जनरल रूल ना ऊपर लिखा होता है। जनरल रूल ये है, अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट 15%। एक्सेप्शन क्या है? However, tax at 15% will not be imposed on fee for technical service. Exception क्या है? However, tax will not be imposed at 15% for fee for technical service that is exempt from tax. Exempt है अगर आपकी इनकम तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? आगे चलो जी। पॉइंट ए। पॉइंट ए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये एक बिल्कुल नई स्टोरी है। फ्रेश माइंड फ्रेश पेज से समझना शुरू करें। ये है नाइकी शूज। फर्ज करो ये नाइकी शूज का हेड ऑफिस, H.O से क्या मुराद है? हेड ऑफिस। इसका हेड ऑफिस जर्मनी में है, ठीक है। ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, यहां ट्रूप्स खड़े हैं फौजी, और ये बाटा है। बाटा ने कहा कि यार मुझे कुछ टेक्निकल सर्विस चाहिए जूते बनाने के लिए, तो बाटा ने इसको अप्रोच किया नाइकी हेड ऑफिस जर्मनी को कि मुझे कोई टेक्निकल सर्विस बनाया चाहिए जूते बनाने के लिए। तो नाइकी के हेड ऑफिस ने कहा यार आप ये लंबा रूट ले रहे हो, ये लंबा रूट ले रहे हो, आप ऐसा करो कि पाकिस्तान में भी आपको पता है एक ब्रांच है नाइकी की, ये बॉर्डर है, ये जर्मनी है, ये पाकिस्तान है, बॉर्डर, ये बॉर्डर है, तो ये पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा ब्रांच है नाइकी की कहां पे? पाकिस्तान में। बाटा तो है ही पाकिस्तान में। आप ऐसा करो कि आप जो इधर से होके आ रहे हो रूट करा के, आप ऐसा करो आप इनसे राब्ता कर लो, इनसे राब्ता कर लो और इनसे कहो ये आपको आके टेक्निकल सर्विस दे देते हैं। अब ऐसी सूरत अक्सर अरेंजमेंट ये होता है कि हेड ऑफिस ब्रांच को कहता है मेरा तेरा मामला है, अरेंजमेंट क्या करना है, इनसे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाना, क्योंकि मैंने तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के दिया है, तो बाटा पाकिस्तान से जो पैसे आएंगे वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दो। अब बाटा वाले जो उनको पैसे भेजेंगे, तो बाटा वाले 20 लाख पे 3 लाख टैक्स काट के नहीं भेजेंगे, बल्कि बाटा वाले 20 लाख पूरा इनको भेज देंगे, वो उसमें कोई मसला नहीं, बाटा वाले पूरा 20 लाख इनको भेज देंगे, ठीक है। टैक्स काटना यहां जरूरी नहीं है। लेकिन होगा क्या, अब ये जो 20 लाख है ना, ये इसकी इनकम में गिर जाएगा, इसकी इनकम में, इसकी इनकम में, ठीक है। हमारा लॉ मेकर कह रहे हैं ये इसकी इनकम में गिर जाएगा। वो असल में होता है ये हेड ऑफिस पहले खुद पैसे मंगवा देता है, फिर इसको दे देता है जरूरत पड़ने पे, वो छोड़ो, उनके आपस के अरेंजमेंट क्या है इन दोनों के, वो छोड़ो, आप समझ लो ये दोनों एक ही हैं बस। तो हम 20 लाख इन्हें बाहर के मुल्क पूरा भिजवा देंगे, ठीक है। जब साल का एंड आएगा तो ब्रांच के पास एफबीआर वाले आ जाएंगे, एफबीआर वाले ब्रांच के पास आ जाएंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में, इन्होंने तो भागना नहीं, इनको तो पकड़ना मुश्किल नहीं। तो ब्रांच से कहेंगे ये तुम्हारी 15% रेट वाली इनकम नहीं है। ब्रांच कहेगी फिर कौन सी इनकम है? वो कहेगा ये ना तुम्हारी नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ब्रांच कहेगी अच्छा नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो तो फिर किसी हेड में भी गिरेगी, उसपे तो टेबल 1-2 वाले रेट लगेंगे। हाँ 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 हाँ, ये तुम्हारी नॉर्मल इनकम है। अगर कंपनी होगी तो कंपनी वाले रेट लगेंगे। ये तुम्हारी नॉर्मल इनकम है, ये तुम्हारी फाइनल है ही नहीं, तो 15% रेट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में होगा क्या, इसकी टैक्सेशन न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकली सुन लो। अब होगा क्या, ये जितने भी पैसे कमाए जाएंगे ना, ये अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालेगा, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल के इसको खर्चे भी माइनस करने की इजाजत होगी
क्योंकि एक बात याद रखना, जो चीज इनकम फ्रॉम बिजनेस में गिर जाए वो नॉर्मल टैक्स रिजीम है, और नॉर्मल टैक्स रिजीम के साथ कल हमने लिखा था नेट इनकम बेसिस, खर्चे माइनस करने की इजाजत है। तो फिर ये इसकी नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस इसकी बनेगी तो उस पे इसे नॉर्मल तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। अब कंक्लूजन बता दो क्या बना। ये ब्रांच की कौन सी इनकम हो जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्या मतलब है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरेगी, ठीक है। और साथ क्या लिखें? 15% रेट विल नॉट बी अप्लाइड, बल्कि वो ये देखेगी मेरा अपना रेट क्या बनता है नॉर्मल टैक्सेस का, उसी के मुताबिक दे देगी। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ें। 15% रेट नहीं लगेगा, ठीक है। अप्रोच हमने किसको किया था? हेड ऑफिस को। लेकिन काम किसने करके दिया? काम किसने करके दिया? ब्रांच ने। अप्रोच किया था हमने हेड ऑफिस को, लेकिन काम ब्रांच ने करके दिया। तो ये थोड़ी सी पिक्चर है, अगर जहन में रह जाए, बनाना चाहते हैं तो, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। तो सादा सी बात, ये ब्रांच की इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और 15% वाला रूल यहां नहीं लगेगा। पढ़ें जी। However, ताहम टैक्स at the rate of 15% will not be imposed on however tax at the rate of 15% will not be imposed on fee for technical service if, यानी कि टेक्निकल सर्विस की इनकम पे 15% रेट नहीं लगेगा, इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पक्की दुकान इन पाकिस्तान ऑफ नॉन रेजिडेंट। पक्की दुकान से क्या मुराद है यहां? ब्रांच। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब बताओ? ब्रांच। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से मुराद है ब्रांच। अब पढ़ो दोबारा। However, tax at the rate of 15% will not be laga on fee for technical service if the services are provided by a branch in Pakistan. किसकी ब्रांच? Of non-resident. Non-resident की पाकिस्तान में ब्रांच बनी हुई है। अब बताओ, सर्विस डायरेक्ट हेड ऑफिस ने दी या ब्रांच ने दी? ब्रांच ने दी। अब अगर 15% नहीं लगना तो क्या होगा? 15% नहीं लगना तो क्या होगा? अब ये देखना जरा, मैं जो एरो खींच रहा हूं, अब ना ये होगा, ये अब 0.4 लगेगा। 0.4 क्या कहता है? बल्कि आप इस तरह लगा लो बेशक, ये देखो, ये A और 4 आपस में लिंक्ड है, 3A और 4। पढ़ो, 4 समझ आ रहा है? पाकिस्तान में कमाई गई टेक्निकल सर्विस की इनकम को समझा जाएगा ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। किसकी? ब्रांच की। ब्रांच कहां है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किसने ब्रांच खोली हुई है? नॉन रेजिडेंट नाइकी वालों ने। ओके, अच्छा एक पॉइंट अब जरा दोबारा सारा रिवाइज कराओ।
जनरल रूल क्या है? टैक्स लगाया, अब उर्दू में सारा सुनो व्हाइट बोर्ड की तरफ, टैक्स लगाया जाएगा 15% के ऊपर हर नॉन रेजिडेंट पे जो के कमाए पाकिस्तान के अंदर आके टेक्निकल सर्विस की इनकम। ये जो टैक्स लगाया जाएगा ये लगाया जाएगा ये ग्रॉस अमाउंट पे लगाया जाएगा, खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट, टैक्स नहीं लगाया जाएगा 15% पे अगर टेक्निकल सर्विस माफ है। टैक्स नहीं लगाया जाएगा 15% पे अगर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने वाली ब्रांच है। फिर ब्रांच कैसे टैक्स देगी? ये ब्रांच की इनकम फ्रॉम बिजनेस बन जाएगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नाउ डिडक्शंस विल बी अलाउड। अब आपको खर्चे भी माइनस करने की इजाजत होगी। लेकिन मैं ये क्यों लिखवाऊं, इसका न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं। बस आपको ये छोटी सी बात बतानी चाहिए कि अब ये ब्रांच की कौन सी इनकम बन जाएगी? हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये ब्रांच की इनकम फ्रॉम बिजनेस बन जाएगी। हेडिंग देखो क्या है, टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स। सर्टन पेमेंट्स में एक ही पेमेंट हमारे सिलेबस में है, टेक्निकल सर्विस। अच्छा भाई, ये जो सेक्शन 5 था ये भी फाइनल टैक्स रिजीम है। हम यहां लिख सकते हैं FTR, और ये भी फाइनल टैक्स रिजीम है। जितनी कोई बातें सेक्शन 5 और 6 में कर सकता था उसने कर दी, फिर उसको जरूरत महसूस हुई सेक्शन 8 बनाने की। सेक्शन 8 अक्सर पेपर में आता है। क्या सवाल आता है कि प्रोविजंस बताएं टैक्स लगाने के लिए, यानी रूल्स बताएं फाइनल टैक्स वाले। फाइनल टैक्स इनकम की क्या खासियत होती है? इधर देखो, ये किसी हेड में नहीं जाता। इधर देखो ना ऊपर, ये किसी हेड में नहीं जाता। इसमें से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसमें से कोई ज़कात और चीजें माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसका जो टैक्स है वो फाइनल है, इस पे कोई टैक्स माफ नहीं होगा, और ये टैक्स समझ लिया जाएगा हुकूमत को पहुंच गया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है जाके जमा करवाने की। और आखिरी बात, ये टैक्स याद रखना, इसकी इनकम की डिटेल हुकूमत को जमा करानी पड़ेगी, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। तो अब ये 2 सवाल हैं, इनको जरा पढ़ते हैं हम। पढ़े सवाल। क्वेश्चन 14, ये 2 दफा आया हुआ, एक दफा 4 नंबर का, एक दफा 3 नंबर का। जी भाई, पॉज करना जरा। जी भाई, टैक्स इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 15% ऑन एवरी नॉन रेजिडेंट पर्सन who receives Pakistan tax paid, टैक्स इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 15%। टैक्स जो लगाया जाएगा 15% के ऊपर हर नॉन रेजिडेंट पर्सन पे जो कि पाकिस्तान के अंदर आके टेक्निकल सर्विस दे रहा है। कहते हैं 15% पे टैक्स लगाया जाता है, इज कंसीडर टू बी ए फाइनल टैक्स। और कहते हैं आपको पता है ये जो 15% टैक्स लगता है ये फाइनल है। फाइनल का मतलब है इसका रेट समझ लो डिफरेंट है, और इसके अलावा और इसने कोई टैक्स जमा नहीं कराना, बस उस इनकम पे यही टैक्स बनता है। टू बी फाइनल टैक्स ऑन द अमाउंट, उस अमाउंट पर जो उसने कमाई है जिस पर टैक्स लग गया है, तो ये फाइनल टैक्स है। कहते हैं एक्सेप्शंस बता दो ऊपर वाले रूल की क्या है कि कब 15% नहीं लगाना। यही मतलब होगा ना। पहली लाइन पढ़ो, टैक्स एट, इधर पढ़ो, इधर इधर इधर, टैक्स एट 15% इज फाइनल। टैक्स एट 15% इज फाइनल। टैक्स 15% पे जो लग गया है वो फाइनल है। ये पहली बात हो गई।
कहते बताओ इसकी एक्सेप्शन क्या है कि टैक्स 15% पे जो लगता है वो हमने तो सुना है फाइनल टैक्स बन जाता है, तो बताओ टैक्स 15% पे कब कब नहीं लगता। हाँ, दो बातें अभी हमने पढ़ी, वो दो क्या पढ़ी, कब कब फाइनल नहीं है। अगर उसकी पक्की दुकान हो पाकिस्तान में या उसकी इनकम ही माफ है तो भी 15% टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो सिर्फ आप लिख के आएंगे सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3, इसके जवाब में सिर्फ आप लिख के आएंगे सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3। क्लियर? चलें जी आगे। अच्छा, एक और सवाल है, क्वेश्चन 29 कहते जनरल प्रोविजंस या रूल्स बताओ विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम। जनरल प्रोविजंस या रूल बताओ विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम, ये बताना है आपने। बताओ जी, जनरल प्रोविजंस और रूल्स विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम, कौन सा वाला सेक्शन है, क्या लिख के आएंगे। जनरल रूल्स विच मे अप्लाई टू इनकम अंडर फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स की इनकम जब एक बन जाए तो उस पर जनरल रूल्स क्या लगते हैं मेरे भाई। फाइनल टैक्स की अगर इनकम बन जाए तो जनरल रूल ये लगते हैं किसी हेड में नहीं गिरती, खर्चे नहीं माइनस हो सकते, ज़कात नहीं माइनस होती, टैक्स में से डिस्काउंट नहीं माइनस हो सकता, एंड सो ऑन। ये सवाल क्वेश्चन 29 भी आया हुआ है और साथ जो है ये पढ़ो, नहीं 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 ये नहीं, ये 30 नहीं अभी हो सकेगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन 20 अनदर प्रोविजंस एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्पेशल टैक्स ईयर। ये तो वो डेफिनेशन हो जाएगी पहले दिन जो पढ़ी थी। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये भी डेफिनेशन हो जाएगी जो पहले दिन पढ़ी थी। ये ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट मैंने अभी पेंडिंग करवाया हुआ है। जनरल रूल्स विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स 6 नंबर का आया हुआ है, इसमें क्या लिख के आएंगे। गुड, सेक्शन 8 लिख के आएंगे, वही वाला। क्लियर? ओके, चलें जी नेक्स्ट। अच्छा भाई, आप चैप्टर शुरू से देखो। ये हो गया हमारा पेज 26, 27 भी हो गया। ये हमारी दरमियान में ना सेपरेट ब्लॉक इनकम्स रह गई हैं, ये मैंने आपको बताया था, अभी आपको समझ नहीं आएंगे इसलिए इनको छोड़ो जी। वो तो जो छुड़वाया हुआ वो मुझे पता है, वो मैंने लिखवाया था किसी और चैप्टर के साथ करना है। सेक्शन 6 भी हो गया, सेक्शन 8 भी हो गया, टेबल्स हो गए, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम हो गया, टैक्स ईयर हो गया। चलें जी ऊपर तरतीब से अगर चलें तो यहां तक सारा चैप्टर हो गया है। ओके, सेक्शन 86 आ रहा है जी, पेज नंबर 38 पे। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स लगाने के रूल बताएं क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। तो बताओ, शोहर कारोबार कर रहे हैं और बेगम किसी स्कूल में टीचर है, नौकरी कर रही है, तो दोनों की इनकम जमा करके देखा जाएगा या दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और दोनों के लिए टैक्स जमा कराना अलग अलग बाइंडिंग है। और पढ़ के बताओ, टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड
सेपरेटली। तो पाकिस्तान में हर इंडिविजुअल अपनी अपनी इनकम पे, वो कुछ और बात थी, वो पता है क्या था, वो ये था पार्टनरशिप फर्म और चीज थी, वो ये थी दो पार्टनर मिले हैं, फर्म बना ली है और उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया है, वो तो फिर इकट्ठे टैक्स जमा कराते हैं। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, हर इंडिविजुअल ने अलग टैक्स जमा करवाना है। टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। ओके जी, डिसीज्ड इंडिविजुअल, डिसीज्ड इंडिविजुअल फोत हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बीवी है और ये दोनों बच्चे हैं, ठीक है। अब इसको हम नाम रखेंगे डिसीज्ड इंडिविजुअल और बीवी बच्चों का नाम रखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा बोलो, डिसीज्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इसका इसका क्या नाम रखेंगे, ये चार पहिया डिसीज्ड इंडिविजुअल और उनका नाम क्या रखेंगे, बीवी बच्चों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। चलो पढ़ो, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बीवी बच्चे ऑफ अ मरा हुआ बंदा, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बीवी बच्चे और भी होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी देखते हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ मरा हुआ बंदा शेल बी लायबल, इनके ऊपर लाइबिलिटी है। फॉर एनी टैक्स, इंग्लिश जरा मजे की जरा समझना, फॉर एनी टैक्स दैट इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल इफ ही हैड नॉट डाइड। वो टैक्स, इंग्लिश वैसे समझ आ गई है, आ जानी चाहिए। वो टैक्स जो इंडिविजुअल ने जमा कराना था अगर ना मरता, तो कितना टैक्स इंडिविजुअल ने जमा करवाना था। आपको पता है एक बंदा बिजनेस कर रहा हो तो 28 जून को फोत हो जाए, तो फिर उसने 30 जून वाले साल का टैक्स तो अभी हुकूमत को जमा नहीं कराया होगा ना। अगर एक बंदा 30 जून का साल है और वो 28 जून को फोत हो जाए, मौत का फरिश्ता 30 जून को तो नहीं आता, तो पहले भी आ जाता है। तो अगर एक बंदे का 30 जून ईयर एंड है और वो 28 जून को फोत हो जाता है, तो फिर मुझे बताओ इस साल का वो टैक्स जमा करा के गया होगा या जमा नहीं कराया होगा। अब वो टैक्स जो इसने जमा कराना था, कोई भी इनकम कमा रहा था, ये जिस मर्जी इनकम को कमा रहा था, वो टैक्स जो इसने जमा करवाना था, अब बताओ वो जमा करवाना किसकी जिम्मेदारी होगी, लीगल। और उर्दू क्या बनेगी, वो टैक्स जो मरने वाले ने जमा कराना था अगर वो ना मरता, तो ये टैक्स जमा कराना किसकी जिम्मेदारी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मरा हुआ बंदा शैल बी लायबल, मरे हुए बंदे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे फॉर एनी टैक्स, किसी भी टैक्स के लिए, दैट इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए इंडिविजुअल लायबल था अगर वो ना मरता। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि जो बंदा मर जाता है ना, तो उसके मरने के बाद भी उसकी जायदाद जो होती है वो जब तक तकसीम ना होना, जब तक तकसीम होगी फिर तो उसकी नहीं रही ना, तो उसकी जायदाद जब तक तकसीम ना होना तब तक उससे इनकम आती रहती है। मिसाल के तौर पे ये बंदा मरा 28 जून को, तो 28 जून से पुराना टैक्स तो जितना बनता है ये बीवी बच्चों ने जमा कराना ही कराना है। अब बात होने लगी 28 जून के बाद वाले टैक्स की। मिसाल के तौर पे जुलाई अगस्त सितंबर का महीना लग गया, इस महीने में ना इसने कोई 3-4 घर किराए पे दिए हुए थे मरने वाले ने। अभी ये हुकूमत के जो दफ्तर होते हैं, जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर में LDA है, कराची में अपना होगा, इसी तरह हर शहर में अपने अपने जो है वो इदारे होते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के। तो जब तक वो लैंड एंड बिल्डिंग से वो किराया वगैरह इसका आता रहेगा, तो वो किराया भी इसकी इनकम होगी, उस इनकम पे भी टैक्स इसने जमा कराना होगा।
तो वो किराया वगैरह इसके मरने के बाद आ रहा है। तो अभी क्योंकि जमीन उसके नाम ही लगी हुई है, अभी वर्सा के नाम तकसीम होने में फॉर्मेलिटीज में 2-3-4 महीने लग जाते हैं। तो जब तक उसकी जायदाद से इनकम आती रहेगी उस पर भी टैक्स जमा कराना। ऑब्वियसली वो इनकम बीवी बच्चों के पास सारी होगी तो उस इनकम पे उन्होंने टैक्स जमा करवाएंगे डिसीज्ड इंडिविजुअल के बिहाफ पर। तो दो अब कॉन्सेप्ट हो गए, जो मरा हुआ बंदा है उसने जितना टैक्स जमा नहीं कराया वो भी वर्सा ने जमा कराना है मरने से पहले वाला, और मरने के बाद अगर उसकी जायदाद से कुछ अर्निंग होती रहेगी उस पर भी उन्होंने ही टैक्स जमा करवाना है। एनी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ डिसीज्ड स्टेट, स्टेट का मतलब लिख लो जायदाद, मरे हुए की जायदाद से जो भी टैक्स आएगा उस पे टैक्स जमा करवाना है वरसा ने। ये टैक्स जमा कराना वरसा की जिम्मेदारी होगी। अब पढ़ लो ये पॉइंट जरा दोबारा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल शेल बी लायबल, वरसा पे जिम्मेदारी है कि वो टैक्स दें इंडिविजुअल का जिसके लिए वो लायबल होता अगर वो ना मरता। इसके अलावा वरसा टैक्स जमा करवाएं उसकी इनकम पर जो उसकी जायदाद से आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट 2 में। मिस्टर उमर इज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज फादर हु हैज पास्ड अवे 2 months बैक। द वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट बाय फादर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 2 million। उसके अब्बू मरने से पहले छोड़ के गए 20 लाख रुपया, लेकिन कमिश्नर इनकम टैक्स के मुताबिक जो उनका टैक्स बनता है वो बनता है 30 लाख रुपया। अब यार ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, आपने किसी दोस्त से उधार पैसे पकड़े, उधार पैसे आपने पकड़े किसी दोस्त से 50 रुपए, चलो 50,000 रुपये आपने उधार पकड़े और आपने इधर उधर खर्च कर दिए अपनी याशियों में। अब आपका दिवालिया हो गया, आपके पास पड़े ही 2,000 हैं, दोस्त आके आपको कहते हैं 50,000 दो, आप उसे क्या कहोगे? यार मैं दे ही 2,000 सकता हूँ, सब सामान घर का मैं बेच बूझ के भी 2-3 हज़ार से ज्यादा नहीं दे सकता। तो कई दफा होता है आपके ऊपर उधार ज्यादा होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। वालिद छोड़ के कितने गया मरने से पहले? 20 लाख रुपया, लेकिन कमिश्नर इनकम टैक्स उससे टैक्स कितना मांग रहा है? 30 लाख। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटे की अपनी भी कोई चीजें हो, बेटे की कोई अपनी गाड़ी हो, बेटा भी बड़ी उम्र का था माशाल्लाह, कोई अपनी गाड़ी थी, अपना घर था। भाई बेटे की गाड़ी, बेटे का जो जाती घर है, वालिद की जायदाद ही टोटल 20 लाख है मरने के वक्त। अब वो वालिद की जायदाद 20 लाख थी, बच्चों ने सोचा था तकसीम करेंगे, वो बच्चों को मिलना दूर की बात, कमिश्नर ने 30 लाख का दावा कर दिया। अब बेटे की जो अपनी जाती चीजें हैं वो नहीं बेची जाएंगी, वो नहीं बेची जाएंगी। ठीक है, तो बेटा सिर्फ किस हद तक लायबल होगा? हाउ मच उमर इज रिक्वायर्ड टू पे, जितनी बाप की जायदाद छुटी हुई है वो 2 मिलियन है। एक और मिसाल से समझो, मरने वाले ने टैक्स देना है 7 लाख, ठीक है, और ये टैक्स उसका बनता है 7 लाख और उसकी जायदाद है सिर्फ 3 लाख। अब ये बीवी के हाथ में कड़े हैं, बीवी के हाथ में कड़े पहने हुए हैं। अब कमिश्नर कह रहा है कि मरने वाले का 3 लाख मुझे दे दो, 7 लाख कमिश्नर मांग तो रहा है, कह रहे मरने वाले की जायदाद पूरी मुझे दे दो 3 लाख, और बीवी तुम अपने कड़े भी बेचो, और बच्चों ने जो हाथों में घड़ियां पहनी हुई हैं ये भी बेचें। तो लॉ मेकर कह रहे हैं नहीं, आप सिर्फ लायबल करार दे सकते हैं उतना जितना मरे हुए की जायदाद है। 2 चीजें ऑलरेडी उनकी अपनी जाती हैं, उनको आप नहीं बेच सकते। क्लियर? चलें आगे। हाँ जी, लेकिन मरने से पहले उसने बच्चों के नाम कर दिया तो फिर तो नहीं होगा ना, फिर उन्हीं का बच्चों का होगा। पढ़ो जी पॉइंट 2। द लायबिलिटी, लायबिलिटी से मुराद लिखो टैक्स लायबिलिटी, यहां लिखो टैक्स। ये देखा करें मैं शुरू कहां से कर रहा हूं। द टैक्स लायबिलिटी, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल बी लिमिटेड। वर्सा की लायबिलिटी लिमिट है
टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद, जितनी जायदाद, पैसे वगैरह, जेवर वगैरह, सोना वगैरह, अपना बीवी बच्चों का नहीं, अपना छोड़ के कोई गया हुआ है, वो सिर्फ जो है वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में यूज हो सकेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके अच्छा जी, अगला सिनेरियो बड़ा मजे का है। ये ना लिमिट का लफ्ज पता क्यों आया था, शेल बी लिमिटेड। मरने वाला फर्ज करो छोड़ के गया 3 लाख, टैक्स मारा हुआ इसने 7 लाख, कमिश्नर कह रहे हैं बीवी के कड़े भी बेचे जाएंगे, बच्चों की घड़ियां भी बेची जाएंगी। लॉ मेकर कह रहे हैं कमिश्नर लिमिट्स में रहे, लिमिट्स क्रॉस ना कर, बाउंड्रीज क्रॉस ना कर, प्लीज बस 3 लाख पे ही गुजारा चला ले। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद। नेक्स्ट अगली एग्जांपल पढ़ते हैं जी। मिस्टर उमैर इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिसीज्ड अंकल। उमैर के अंकल फोत हो गए हैं, अंकल के कोई बच्चे बुच्चे शायद ना हो, तो उमैर ही है, उनका कोई भतीजा होगा। अंग्रेज अंकल यूज करते हैं ना, पता नहीं चलता चचा है, ताया है, खालू है, क्या है, तो अंग्रेज की नजर में तो सारे अंकल हैं। उमैर के एक अंकल हैं, वो फोत हो गए हैं। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेफ्ट बाय हिज अंकल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 5 मिलियन। उसके अंकल जो मरते हुए छोड़ के गए हैं, ये उसके अंकल हैं। उसके अंकल जो जायदाद अपनी छोड़ के गए हैं, यानी एसेट्स, भाई ये तो बताया नहीं तूने। उसके अंकल जो छोड़ के गए हैं एसेट्स, वो छोड़ के गए हैं 5 मिलियन। एज पर कमीशन इनकम टैक्स, टैक्स पेएबल वाज 4 मिलियन, और एक बैंक लोन मारा हुआ 2 मिलियन का इज ऑल्सो पेएबल। अच्छा, अंकल खुला खुला करके बना लेते हैं भाई। अंकल छोड़ के गए हैं 5 लाख, 5 मिलियन है, 5 मिलियन है। अंकल छोड़ के गए हैं 5 मिलियन, और अंकल के कंधों पे लोन 2 हैं। लोन होते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अच्छा लफ्ज है। अंकल ने टैक्स जमा कराना है कमिश्नर को, बताओ कितना? गुड, 4। और अंकल ने एक बैंक लोन वापस करना है 2 का। जी, जो साहब मरते हुए 5 लाख की जायदाद छोड़ें और उसके बाहर 2 बंदे खड़े हों, कमिश्नर कहे 5 लाख में से 4 लाख मुझे दे दो, बैंक कहे 2 लाख मुझे दे दो, अब 5 लाख में से 6 लाख की पेमेंट्स कैसे की जा सकती हैं? ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, पिछले में अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब प्रायोरिटी किसको दी जाए? अगर 5 लाख में से पहले हम 2 लाख दे दें, बैंक लोन इसका वापस कर दें, मरे हुए बंदे ने उधार लिया हुआ था बैंक से, 5 लाख इसका पड़ा हुआ है, 5 लाख में से 2 लाख वापस कर दें, तो फिर 5 लाख में से 2 लाख वापस कर दें, 3 लाख बच जाएगा, 3 कमिश्नर को देना पड़ेगा, कमिश्नर तब जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स बनाने वाले पाकिस्तान के कानून वाले आगे बढ़े और उन्होंने कहा पहला हक हमारा होगा, सबसे पहले टैक्स वालों को उनकी लायबिलिटी पे की जाए। अब प्रैक्टिकली होता यह है कि 5 लाख में से सबसे पहले 4 लाख की पेमेंट होती है, और इस बैंक को बेचारे को सिर्फ 1 लाख मिलता है, क्योंकि अब वो 5 लाख में से 4 लाख कमिश्नर के पास चला गया, 1 लाख बैंक को वापस मिल जाएगा जिस बैंक से इसने लोन लिया हुआ था। तो ये पढ़ो। Mr. Omer is appointed as the representative of his deceased uncle. The value of the assets left by his uncle at the time of death is 5 million. अंकल छोड़ के गए थे 5 मिलियन। As per Commissioner Income Tax, the tax payable by him was 4 million. टैक्स जो उसने पे करना था वो 4 मिलियन था। फर्दर अ बैंक लोन ऑफ 2 मिलियन ऑल्सो पेएबल। तो बताओ मरने वाले पे कितनी लाइबिलिटीज थी? अंडरलाइन करो, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। एक लाइबिलिटी 4 मिलियन की थी, एक लाइबिलिटी 2 मिलियन की थी।
तो ये मरने वाले पे 2 लाइबिलिटीज थी। हाउ मिस्टर उमैर शुड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज, अब वो बेचारा कैसे लाइबिलिटीज दे। फर्स्टली ही विल मेक द पेमेंट ऑफ 4 मिलियन टू कमिश्नर, और बकाया पैसे जो है वो बैंक को दे दिए जाएंगे। आप बता दो, ये तो रहने दो, आप बता दो रूल क्या बनेगा। पहला हक किसका है? पहला हक उसकी जायदाद पे क्या कमिश्नर का है या किसी और पार्टी का है? पॉइंट 2A में ना लाइबिलिटी से मुराद है यहां टैक्स लाइबिलिटी। द टैक्स लाइबिलिटी शेल बी की जगह अगर समझने के लिए शेल हैव लिख लेना तो जरा थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए, लेकिन आप पेपर में बेशक बी लिखाना बेहतर है। द टैक्स लाइबिलिटी शेल हैव द फर्स्ट हक ऑन द मरे हुए की जायदाद। द टैक्स लाइबिलिटी शेल हैव द फर्स्ट हक ऑन मरे हुए की जायदाद। मरे हुए की जायदाद पे पहला हक किसका होगा? टैक्स लाइबिलिटी का। यानी सबसे पहले क्या पे किया जाएगा? बोलो, उसका टैक्स पे किया जाएगा। The tax liability shall have the first hak on the deceased estate. Okay? अब 2 और 2A में फर्क बता दो। 2 ये था कि अगर कमिश्नर ज्यादा पैसे मांग रहा है, उसके पास कम है, तो उतने ही पैसे दिए जाएंगे जितने उसकी जायदाद है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि कमिश्नर पैसे नहीं मांग रहा, ज्यादा लोग पैसे मांग रहे हैं, तो फिर सबसे पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? कमिश्नर को। तो 2A में ना प्रायोरिटी बताई जा रही थी, 2A प्रायोरिटी बताई जा रही थी कि पेमेंट करते हुए किसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और इसमें ना एक्सटेंट बताई जा रही थी, किस हद तक लॉ मेकर को आप पैसे देंगे। 2 में एक्सटेंट बताई जा रही थी और 2A में प्रायोरिटी। लिख सकते हैं आप, 2 में एक्सटेंट बताई जा रही थी और 2A में प्रायोरिटी। पॉइंट 3 यार, पॉइंट 3 है लीगल केसेस के बारे में। लीगल केसेस के बारे में, अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मरने वाले के खिलाफ मरने से पहले कोई कोर्ट केसेस चल रहे हों? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मरने वाले के खिलाफ उसके मरने के बाद कोई कोर्ट केस चलाया जा सकता हो। हाँ, ये भी हो जाता है। असल में मरने वाले को हम कह रहे थे यार, मरने वाले को मरने से पहले हम कह रहे थे यार तू फैसलाबाद वाली दुकान पे टैक्स जमा करा, वो कह रहा था मैंने नहीं जमा कराना, इसी काम में वो मर गया। मरने के बाद पता चला उसकी गुजरांवाला में भी दुकान थी। अब तो हम उसका भी पिछले सालों का जो टैक्स उसने मारा होगा वो केस करके मांगेंगे। अब लड़ने लुड़ने के लिए बुरसा आ जाएंगे। वो कोर्ट में जब हियरिंग हुआ करेगी केस की, तो केस 2 किस्म के हो सकते हैं। एक तो वो केस हो सकते हैं जो मरने वाले के खिलाफ मरने से पहले शुरू हो चुके हैं, और एक वो केस हो सकते हैं जो, और वो पेंडिंग थे, उनका भी डिसीजन कोर्ट का नहीं आया था। तो केसेस 2 किस्म के होंगे, पेंडिंग यानी मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे, और दूसरे केस होंगे पॉइंट बी में अराइजिंग। अराइजिंग का क्या मतलब है? अरोज हुए, जो मरने के बाद अरोज हुए, इनको मैं अराइजिंग कह रहा हूं। क्लियर? तो पेंडिंग केसेस भी मरने से पहले मरने वाले के खिलाफ शुरू हो चुके थे, उनको भी डील करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और जो मरने वाले के खिलाफ मरने के बाद शुरू हो गए हो सकते हैं, वो भी अब किसके खिलाफ शुरू किए जाएंगे उसके मरने के बाद? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ। पढ़ें जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस कानून के लिए, एनी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग होते हैं केस, कोर्ट केसेस वगैरह, लीगल केसेस, एनी केसेस या एनी proceedings
एनी प्रोसीडिंग्स टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड। टेकन अगेंस्ट का मतलब बताओ, ऑलरेडी उसके मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके हैं, बिफोर हिज डेथ, उसके मरने से पहले, shall be assumed as having been taken against the legal representative। ये assume कर लिया जाएगा ये किसके खिलाफ चल रहे हैं आप, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। एंड द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चलाया जाएगा फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वर एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जहां तक केस पहुंच चुका था उसके डेथ पे, उससे आगे केस चलाया जाएगा। कई दफा होता है केस में 2-4 रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, सबूत आपने मंगवा लिए होते हैं, तो जो सबूत मंगवा लिए हैं वो दोबारा मंगवाने की जरूरत नहीं है। अब ऑनवर्ड्स जो चीजें रह गई होंगी फाइनलाइज करने के लिए केस को, सिर्फ वो वाली बुरसा से मंगवाई जाएंगी और कोर्ट केस का फैसला सुना देगा। पढ़ो जरा पॉइंट ए दोबारा, समझ आ रहा है? एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द मरा हुआ बंदा, उसके मरने से पहले इनको एज्यूम किया जाएगा कि ये चल रही हैं अगेंस्ट द बचे हुए बंदे। बचे हुए कौन है? 20 बच्चे। द केस विल बी कंटिन्यूड या प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द मरा हुआ, अगेंस्ट द बचे हुए, सॉरी, अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर, जिस स्टेज तक वो पहुंच चुके थे एट द टाइम ऑफ मरना, मरने की स्टेज पे जहां तक वो केसेस पहुंच चुके थे, उससे आगे फिर उसके खिलाफ बुरसा के खिलाफ चलाए जाएंगे। क्लियर? पॉइंट बी पढ़ लो, समझ आ जाएगा। हाँ जी बताओ, समझ आया? एनी प्रोसीडिंग टेकन या विच कुड हैव बीन टेकन। कुड हैव बीन टेकन का क्या मतलब है? जो उसके खिलाफ शुरू हो चुकी हैं या जो उसके खिलाफ शुरू हो सकती थी, हो सकती थी। एनी प्रोसीडिंग्स which could have been taken against the deceased may be taken against the legal। मे बी का मतलब है लॉ मेकर की मर्जी है, शुरू करना चाहे तो कर देगा उनके खिलाफ केस। अच्छा मैंने क्या अंडरलाइन क्या किया हुआ है? हाँ बुक में देखो, बुक में मैंने क्या अंडरलाइन किया हुआ है? बुक में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है टेकन और विच कुड हैव बीन टेकन। दोनों का मतलब बताओ। मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे को टेकन हम कहेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं, विच कुड हैव बीन टेकन। क्लियर? अच्छा यार ये अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है, ये पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ, लॉ से मुराद यहां लिख लो इस्लामिक लॉ, who in Islamic law। In this section, legal representative means a person who in Islamic law represent the state of deceased। वो इस्लामिक लॉ में कौन कौन वरसा होते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें अगर कभी डेफिनेशन आ गई तो इस्लामिक लॉ का लफ्ज नहीं लिख के आना, क्योंकि लॉ में सिर्फ लॉ का लफ्ज लिखा हुआ है। तो लॉ से मुराद इधर इस्लामिक लॉ है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज पेपर में ये लफ्ज ना लिख के आइएगा। पेपर में वही कोशिश कीजिएगा इंग्लिश यूज करने की जो किताब में लिखी हुई, अपनी तरफ से ऐड नहीं करना। इन दिस सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन इस्लामिक लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। वो आपको पता है 20 बच्चे होते हैं और बाकी। अच्छा जी दूसरा बुलेट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और कौन होता है? हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड। इंटरमिडल्स का मतलब क्या होता है? पंगे ले रहा है। पंगे का मतलब क्या होता है? बेजा मुदाखलत। अगर बिल्कुल आपको डिक्शनरी मीनिंग चाहिए इसका, तो इंटरमिडल्स का मतलब होता है बेजा मुदाखलत। जो बंदा मरे हुए बंदे की जायदाद से बेजा मुदाखलत कर रहा है, उस बंदे को भी कहा जाएगा ये क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उस बंदे को भी कहा जाएगा ये क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बेजा मुदाखलत कौन करता है? ऐसे ही वो कई दफा जायदाद तकसीम हो रही हो और दाएं बाएं वाले लोग आ जाते हैं, ओ चारपाई मैं उठाऊंगा, वो कंधा मैं दूंगा, और एंड पे पैसे भी मैं लूंगा जायदाद से। वो बोल नहीं रहा होता, उसके एक्शन से पता चल रहा होता है।
तो जब फोतगी हो तो इधर उधर के लोग जब पता चले ना विरासत तकसीम हो रही है तो अपना भी हिस्सा लेने आ जाते हैं। तो ये लोग हैं। ओके, हु टेक्स पंगा विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड एंड ऑन whom the state devolves। अच्छा यार ये बड़ी मजे की चीज है। मिस्टर ए 70 इयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। इसने बेटे का नाम रखा था मिस्टर बी। मिस्टर बी बेटा है किसका? मिस्टर ए का। इसकी एज है 40 इयर्स, ठीक है। अब बोलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ये डिसीज्ड इंडिविजुअल है और बेटा क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चला कोर्ट में केस। केस में बड़ी बारीकी और पेचीदगियां आई और फड्डे पड़े। इस गम में ये बेटा मर गया। आगे माशाल्लाह इसका भी बेटा है, यानी मिस्टर ए का पोता। इसका भी बेटा है 20 साल का। इस बंदे का बेटा है, जल्दी शादी होगी इसकी, तो इसका भी बेटा है 20 साल का। तो अब क्या होगा? देखो ये तो जिंदा था, ये तो जिंदा था। जब तक ये जिंदा है तब तक ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब इस बेचारे की भी डेथ हो गई, तो अब जाहिरी बात है ये ही दादा के केस को लड़ने जाया करेगा ना, ठीक है। अब बताओ, अगर दौराने केस की हियरिंग्स वगैरह बेटे की डेथ हो जाए तो फिर जो बेटे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव समझे जाएंगे। नाउ हु विल एक्ट एज लीगल? जब तक डेथ नहीं हुई बेटे की तो ये है लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी, और जब डेथ हो गई बी की, अब कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा? ये। अब बात यहां हो रही है सी की। ऑन होम से मुराद है सी, ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स। ऑन होम से मुराद है मिस्टर सी। स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बी। इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज सूड इन अ केस। असल में हुआ यह था कि रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस हुआ था ना। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? यहां रिप्रेजेंटेटिव से मुराद बी है। यहां से मिला के पढ़ो, अब बेहतर समझ आएगा। इफ बी इज सूड इन अ केस, अगर कोई केस बी के खिलाफ चल पड़ा ए का, ये याद रखना। इफ बी इज सूड इन अ केस, अगर बेटे के खिलाफ केस चल पड़ा तो फिर क्या देखा जाएगा? वो बंदा जिसको जायदाद शिफ्ट हो जाती है बेटे के मरने पे, बेटे के मरने पे बेटे की जायदाद किसको शिफ्ट हो जाएगी? उस ए के पोते को। तो अब ए का पोता जो है वो भी समझा जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जब तक बाप जिंदा है, जब तक वो जिंदा है बी, तब तक बी ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जब बी मर जाएगा तो फिर कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा? सी। So if you want to note it down, you can note it down by pausing the video. ठीक है जी, इतना याद कर लें तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।